हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विराज। जैसे कि हमने सीए इंटर जीएसटी क्लास स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक छोटी सी ओवरव्यू दिया था कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। वैसे ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी, वो हमारी खाली एक ओवरव्यू क्लासेस थी। ठीक है, आइए एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, फिर आज से अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपका सीए इंटर ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें से टैक्सेशन है। उसमें आपको पास 2 मॉड्यूल है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका इनकम टैक्स का और पार्ट बी आपका जीएसटी का। ठीक है, आपको जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। टाइमिंग होती है 2 से 5 के बीच में दोपहर में। सिलेबस में आपको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना है जीएसटी। और ये इनकम टैक्स आपका पेपर में 60 मार्क्स का आता है और जीएसटी आपका आता है 40 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। ऐसा नहीं कि 70 और 30 में दोनों का मिक्स आता है। हाँ, मिक्स आता है, लेकिन 60 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स आएगा और 40 मार्क्स का आपका जीएसटी आएगा। आगे चल के जब हम थोड़ा बहुत लेक्चर कवर कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पेपर कि आपका जो पेपर है वो कैसे आता है। हमने बात की थी टैक्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कब एक टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है? जब भी किसी टैक्स का लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर हो तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब भी किसी टैक्स का लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर हो तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल से आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है। फिर हमने बात किया था कि आपको जो पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है, एक होता है मई में, एक होता है नवंबर में। मई वालों के लिए होता है एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस अमेंडमेंट अप टू 31 अक्टूबर 2021, और नवंबर वालों के लिए एप्लीकेबल होता है फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस अमेंडमेंट अप टू 30 अप्रैल 2022। आज हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट क्या होता है, बजट क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे। वही जो हमने आपको समझाया था, टैक्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट अंडर एन एक्ट। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपका इनकम टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। और जीएसटी इज ए रिग्रेसिव। जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, यानी कि आपकी इनकम कितनी भी हो, आपका जो जीएसटी रेट है वो सेम ही रहेगा। और ये मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि जीएसटी इंडिया में कब आया और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। आगे बात करेंगे इसका। अगर आपने कमेंट में आंसर ना दिया हो तो आप आंसर दे दीजिए, फिर आगे चेक करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कवर है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, जीएसटी कौन लाया, कैसे लाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, चार्जिंग सेक्शन। मैंने बताया था हर एक्ट का अपना एक चार्जिंग सेक्शन होता है और उस सेक्शन में कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपके ऊपर वो एक्ट लेवी हो जाता है, यानी कि लग जाता है। जीएसटी का जो सेक्शन 9 है वो है इसका चार्जिंग सेक्शन। कंपोजिशन लेवी, टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी को दिख नहीं रहा होगा। कंपोजिशन लेवी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सभी आपके जीएसटी में चैप्टर हैं। इन सबको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। फिर कुछ चैप्टर यहाँ पे थे, अकाउंट्स, टैक्स इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल, रिटर्न, लिमिट ऑफ जीएसटी, अमेंडमेंट, एग्जाम्पशन। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो टैक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कब एक टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है? जब लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर हो तो उस टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब एक टैक्स का लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर हो तो उस टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, आपका जो मॉड्यूल है उसमें जो लेवी और बर्डन के साथ साथ किसी और वर्ड का भी यूज़ किया गया लेवी और बर्डन की जगह।
मैं आपको बताता हूँ वो वर्ड्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो टैक्स होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कब एक टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, जब लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर होता है तो वो टैक्स जो होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और जब लेवी और बर्डन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पर हो तो वो जो टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपका जो मॉड्यूल है उसमें लेवी और बर्डन को किसी और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि लेवी को हम इम्पैक्ट या इमीडिएट इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, और जो बर्डन होता है उसको हम इंसिडेंस और अल्टीमेटली इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में हमको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमको पढ़ना है जीएसटी एक्ट 2017। एक लाइन और लिख लीजिए, फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जिस पर लगता है वही बियर करता है। जिस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है वही बियर करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर लगता है वो बियर नहीं करता है। बियर कोई और करता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए चाहे तो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। बिफोर वी डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क देना चाहूँगा यहाँ पर भी, कि हु वाज द पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु वाज द पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टू कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान बनाने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई थी, और जो भारत का जो संविधान है वो किस डेट को इफेक्ट में आया। यानी कि हु कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान किसने बनाया, और ये भारत का संविधान किस डेट को इफेक्ट में आया, किस डेट को इफेक्ट में आया। ये रहेगा आपका होमवर्क। तो मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो यहाँ पे होमवर्क दिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। बात करें, जो भी लॉ होता है उसको बनाने की जो पावर है जिसको भी मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू मिलती है। तो बात करें पहले इंडिया की, कि इंडिया में लॉ कौन बनाता है। किसके पास पावर है लॉ बनाने के लिए।
तो देखिए पहले क्या था, पहले जो इंडिया था वो कई स्टेट से बटा हुआ था और उसके जो पहले राजा वगैरह होते थे तो वो अपने स्टेट को चलाते थे। तो बाद में ऐसा डिसाइड किया गया कि सब लोग मिलके एक कंट्री बनाते हैं, फिर उसको चलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा इंडिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया, इंडिया जो है एक फेडरल नेशन है। अब आप पूछेंगे कि फेडरल नेशन क्या होता है। इंडिया में लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा तो आप टेंशन न लें, अभी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो आपको मैं अच्छे समझा दूँ कि मैंने क्या समझाया था आपको, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से सुनते रहिए, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। अगर आपने पहले नहीं सुना है तो आराम से सुनते रहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने स्टार्ट किया था। देखिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल एक होमवर्क दिया था कि हु कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस डेट को इफेक्ट में आया। तो मैंने बात है कि इंडिया में लॉ कौन बनाता है। तो उससे पहले बात करते हैं कि जो इंडिया है एक फेडरल नेशन, यानी कि अब यहाँ पर इंडिया में लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलती है, यानी कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट चलती है, एक गवर्नमेंट चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट चलती है स्टेट गवर्नमेंट। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे क्लियर करता जाऊंगा। प्लस यहाँ पे हम एक बार फिर से आएंगे क्योंकि आपके नई चीज़ें, आराम से इसको सुनते रहिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें इसको पहले चैप्टर में डिवाइड किया गया है और फिर इसको आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आपको मिलेंगे आर्टिकल्स, ठीक है। एक्ट में आपको मिलेंगे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। उसी तरह आपको सेबी गाइडलाइंस में मिलेंगे आपको रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब भी बात होगी तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ऐसे बात होगी। जब भी एक्ट की बात होगी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, या फिर सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, फिर सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ऐसे बात होगी। और जब भी सेबी गाइडलाइंस की बात होगी यहाँ पर एक रेगुलेशंस की बात होगी, रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2, 3, 4, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 404 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो एक्ट होता है वो कुछ नहीं होता, वो सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज का एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट। और एक एक्ट के साथ में एक होता है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? कई चीज़ें जो होती है वो एक्ट में डिफाइन होती है और कई चीज़ें रूल्स में डिफाइन होती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में और डिटेल में। और एक होता है जुडिशियल डिसीजंस, डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट एंड
सुप्रीम कोर्ट। जब इन तीनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, प्लस नोटिफिकेशन प्लस सर्कुलर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ। लॉ क्या होता है, एक्ट प्लस रूल्स प्लस जुडिशियल डिसीजंस प्लस नोटिफिकेशन प्लस सर्कुलर्स। अगर इन पांचों को हम जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ। आगे और डिटेल में बात करेंगे। एक मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अभी हम जो पढ़ने वाले, जो डिटेल में पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं। एक आपको छोटा सा बेसिक आइडिया मिल गया होगा आई थिंक। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आज इंडिया में जो भी लॉ है उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आज इंडिया में जो भी लॉ है उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इतना बड़ा जो देश है इंडिया ऐसे ही नहीं चल रहा है, एक रूल्स है, रेगुलेशन, उसके बिहाफ पर ये इंडिया चल रहा है। कई लोग हैं यहाँ पे जिनको पावर मिली हुई कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। ये सारी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है और उसके द्वारा जो प्रोवाइड किए हुए जो पावर है उसी के थ्रू जो है वो इंडिया चलता है। सबका अपना अपना काम होता है। तो हमने स्टार्ट किया था COI यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में लॉ कौन बनाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है वो इंडिया में लॉ बनाता है। आगे बात करेंगे। इंडिया एक फेडरल नेशन है, यहाँ पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स होते हैं, एक्ट में सेक्शंस होते हैं और सेबी गाइडलाइंस में होते हैं रेगुलेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आपके पास 444 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। प्लस एक्ट क्या होता है, सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लोज प्लस सब क्लोज, ये होता है एक्ट। एक्ट प्लस रूल्स प्लस जुडिशियल डिसीजंस प्लस नोटिफिकेशन प्लस सर्कुलर्स, ये क्या होता है, ये होता है लॉ। अब बात करते हैं कि लॉ कौन बनाता है, किसके पास पावर है, कौन पावर देता है। आपको तो पता चलेगा पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है लॉ बनाने के लिए। किसको पावर देता है, आइए बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में जो भी कुछ हो रहा है या इंडिया जैसे भी चल रहा है वो ऐसे ही नहीं चल रहा, उसके पीछे कई लोग बैठे हुए हैं जिससे इंडिया स्मूथली चल रहा है। ठीक है, इंडिया को समझे तो इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे डिवाइड नहीं, टुकड़ों वाला, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग का डिवाइड किया गया है। इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया मतलब इंडिया के 3 ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। फिर फर्दर इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव लेवल पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पार्लियामेंट और एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर एग्जीक्यूटिव को भी फर्दर 2 लेवल पर डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। फिर जुडिशियल्स को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव और उनका क्या काम है, इसका काम है लॉ बनाने का। क्या काम है, इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशियल। फिर फर्दर लेजिस्लेटिव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है पार्लियामेंट, एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव को भी 2 लेवल में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और जुडिशियल को भी 2 लेवल में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का क्या काम है? लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का क्या काम है? लॉ इम्प्लीमेंट करने का। जो लॉ ये बनाएंगे वो लॉ ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जुडिशियल का काम क्या है? जो लॉ इन्होंने बनाया है और जो लॉ इम्प्लीमेंट इन्होंने करवाया है, मे भी हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो जाए, तो इस कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जुडिशियल ऑर्गन है। ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए कौन है? जुडिशियल ऑर्गन। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो जुडिशियल ऑर्गन है इसका काम क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करने का। लॉ को इंटरप्रेट करने का यानी कि लॉ को समझना, वो समझाना और जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हो उसको सुलझाना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 ऑर्गन्स क्या हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। फिर फर्दर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। क्या बोला मैंने? जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल लेवल पर डिवाइड किया गया है और एक स्टेट लेवल पर डिवाइड किया गया है। जो सेंट्रल लेवल पर है वो है पार्लियामेंट और जो स्टेट लेवल पर है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि SLA। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल लेवल पर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट लेवल पर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट क्या ये एक होते हैं या अलग होते हैं? अगर ये क्वेश्चन मैं इससे पहले पूछता तो आप ये बोलते कि ये दोनों एक हैं, तो बात कुछ और थी, क्योंकि आपको पता नहीं था। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम क्या है? लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम क्या है? लॉ इम्प्लीमेंट करने का। तो गवर्नमेंट है उसका काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है इसका। और पार्लियामेंट इसका काम क्या है? लेजिस्लेटिव का। तो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट सेम नहीं होती है, यानी कि गवर्नमेंट ले तो अगर सेंट्रल लेवल पर ले तो यहाँ पर है BJP। कौन है? BJP। और स्टेट लेवल पर ले, मान लेते हैं हम लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो सेंट्रल लेवल पर कौन है? BJP। और स्टेट लेवल पर कौन है? यहाँ पर स्टेट लेवल पर भी है BJP। ठीक है, आइए और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम है लॉ बनाने का। क्यों? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम लॉ बनाने का क्यों नहीं है? क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल नंबर 245, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल नंबर 245 है, ये गिव्स पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ। अब समझ में आया आपका कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ बनाने की पावर कहाँ से मिली?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 245 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ। इस पावर को यूज़ करके जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ बनाते हैं। अब देखिए, अब पार्लियामेंट किस मैटर पर लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किस लेवल पर लॉ बनाएगा। तो इससे दिक्कत हुई कि ये किससे बनाएगा, ये किससे बनाएगा, तो इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक बनाया आर्टिकल 246। क्या बनाया? आर्टिकल 246। और जो मैटर है कि कौन किस पर लॉ बनाएगा वो डिवाइड कर दिया बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 245 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ। अब इनके बीच में लड़ाई ना हो कि पार्लियामेंट तुम किस मुद्दे पर लॉ बनाओगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तुम किस मुद्दे पर लॉ बनाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, एक आर्टिकल 246 बनाया और उसमें जो भी मैटर्स हैं कि कौन किस पे लॉ बनाएगा वो डिवाइड कर दिया बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कि आप इस मुद्दे पर लॉ बनाएंगे और आप इस मुद्दे पर लॉ बनाएंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वो मुद्दे कैसे बांटे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया। क्या बनाया? शेड्यूल। इस शेड्यूल का नाम है 7th शेड्यूल। इसमें उसने 3 लिस्ट बनाई। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और उसने यहाँ पे मैटर्स लिखे। और ये बोला कि जो पार्लियामेंट है वो इस लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे उस पर लॉ बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाएगी। और इस लिस्ट 3 में जो भी मैटर्स लिखे हैं इस पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल 245 ने पावर दिया पार्लियामेंट और असेंबली को लॉ बनाने के लिए। इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो कि कौन किस मुद्दे पर लॉ बनाएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आर्टिकल 246 बनाया। उसने मैटर को डिवाइड कर दिया बिटवीन पार्लियामेंट एंड असेंबली के बीच में। उसने कैसे किया, उसने उसके लिए एक शेड्यूल बनाया जिसका नाम है 7th शेड्यूल। और उस 7th शेड्यूल में उसने 3 लिस्ट बनाई, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। और हर लिस्ट में उसने कुछ मैटर्स लिखे। बोला कि लिस्ट 1 के जो भी मैटर्स है इस पर जो लॉ है वो बनाएगा पार्लियामेंट। और लिस्ट 2 के जो भी मैटर्स है इस पर लॉ कौन बनाएगा, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मैटर 3 है यानी कि जो लिस्ट 3 इसमें जो मैटर्स है इस पर लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 को हम एक और नाम से भी जानते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 को हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, लिस्ट 2 को हम स्टेट लिस्ट भी बोलते हैं और लिस्ट 3 को हम कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं। लिस्ट 1 में जो भी मैटर है उसका उस मुद्दे पर लॉ बनाने का राइट किसका, यूनियन का, यानी कि सेंट्रल का। सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव ऑर्गन में सेंट्रल लेवल पर कौन है, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स है उस पर लॉ बनाने का किसका अधिकार है, स्टेट का, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
जो लिस्ट 1 है इसमें टैक्स प्लस नॉन टैक्स दोनों मैटर्स हैं। स्टेट लिस्ट यानी कि लिस्ट 2 में भी टैक्स प्लस नॉन टैक्स दोनों मैटर्स हैं। और लिस्ट 3 यानी कनकरेंट लिस्ट में इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्स मैटर्स ही है। इसमें लिस्ट 1 में 1 से लेके 97 एंट्रीज हैं, यानी कि 97 मुद्दे लिखे हुए किस पर, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। यहाँ पर स्टेट लिस्ट में यहाँ पर है 1 to 66 एंट्री, यानी कि एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4। हर एक एंट्री के आगे एक मैटर लिखा हुआ है कि उस पर लॉ कौन बनाएगा, स्टेट। ठीक है। और यहाँ पर है 1 से लेके 47 एंट्रीज, जिस पर लॉ दोनों मिलकर बनाएंगे, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह लिस्ट यानी कि लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है कि मेक लॉ ऑन इनकम। अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि जो भी इनकम होता है उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर लॉ बनाने के लिए पावर किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। तो पार्लियामेंट ने लिस्ट 1 में जो एंट्री नंबर 82 इसी का पावर यूज़ करके उसने इनकम पर एक लॉ बनाया है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आपके मॉड्यूल 1 में है, टैक्सेशन के मॉड्यूल 1 में है। तो कोई पूछे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 किसने बनाया, तो आप बोलेंगे पार्लियामेंट। आप बोलेंगे पार्लियामेंट को पावर कहाँ से मिली, तो लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 से पार्लियामेंट को पावर मिली है इनकम पर लॉ बनाने के लिए, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर लॉ बनाने की जो पावर है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। ओके। और जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, पर SLA जो लॉ बनाता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एक स्टेट है पंजाब, एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। जो पंजाब SLA बनाएगा वो पंजाब पर लगेगा, और जो उत्तर प्रदेश SLA बनाएगा वो उत्तर प्रदेश पर लगेगा। आगे बात करेंगे पार्लियामेंट और SLA क्या होता है। जो पार्लियामेंट है ये जो लॉ बनाएगा ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हो, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी हो, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और जो SLA जो लॉ बनाता है एक पर्टिकुलर स्टेट पर ही। जैसे कि मैंने आपको GST की फर्स्ट क्लास यानी कि ओवरव्यू क्लास में ये बताया था कि अगर आप इनकम कमाते हैं तो उस पर लगता है इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप सेल करते हैं गुड्स को तो उसके ऊपर क्या लगता है, GST। तो जो इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट लगता है, ये इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया, अभी हमने बात किया पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ने कैसे बनाया, अपनी लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 को यूज़ करके उसने इनकम टैक्स एक्ट बनाया। उसी तरह GST किसने बनाया और कौन सी एंट्री को यूज़ करके बनाया, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जो GST है वो किसी एंट्री से नहीं आया है। जो GST जो है वो किसी एंट्री से नहीं आया है। क्यों नहीं आया, अभी तो हमने बात की जो भी मुद्दे हमने डिवाइड कर दिया था लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो GST लिस्ट 1 या लिस्ट 2 या लिस्ट 3 में क्यों नहीं है, आगे हम आगे इसमें और डिटेल में बात नहीं। फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है
अगर आपने इनकम कमाया तो उसके ऊपर लगा इनकम टैक्स एक्ट। उसी तरह एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 265। क्या है? आर्टिकल नंबर 265 जो बोलता है नो लो नो टैक्स। जैसे जीएसटी एक्ट है तो जीएसटी लगा, इनकम टैक्स एक्ट है तो इनकम पर लगा, यानी कि इनकम टैक्स लगा। उसी तरह ये आर्टिकल बोलता है नो लॉ नो टैक्स। अगर कोई लॉ नहीं है तो कोई टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे कि मैंने ये बताया था कि फर्स्ट क्लास में एक हफ्ता लेते हैं तो वो भी एक टैक्स ही है, लेकिन वो टैक्स नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई लॉ नहीं है। जब तक कोई लॉ ना हो आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि कल आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई भी आपको गवर्नमेंट आके बोले कि लाइए आप ये टैक्स दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। हर टैक्स के पीछे एक लॉ का होना जरूरी है। इसलिए आर्टिकल 265 बोलता है अगर कोई लॉ नहीं है तो कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। कोई भी टैक्स लगने के लिए उसके पीछे उसका लॉ होना जरूरी है। तो आप लिख लीजिए, आप टैक्स नहीं लगा सकते जब तक कोई लॉ नहीं है। आपको पता चलेगा कि लॉ क्या होता है। एक्ट प्लस रूल्स प्लस जुडिशियल डिसीजंस प्लस नोटिफिकेशंस प्लस सर्कुलर्स इक्वल टू लॉ। एक्ट तो आपको पता चल ही चुका है क्या होता है। सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। रूल्स होते हैं। जुडिशियल डिसीजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं। नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या होता है? देखिए एक होता है नोटिफिकेशन, ये कौन निकालता है? नोटिफिकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालते हैं। जब भी कोई एक्ट बनता है वो उसी टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है। जब भी कोई एक्ट बनता है वो उसी टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है जब तक तो उसकी नोटिफिकेशन ना आ जाए। गवर्नमेंट की एक साइट होती है गैजेट ऑफ इंडिया। क्या होता है? गैजेट ऑफ इंडिया। इसमें नोटिफिकेशन जिस दिन आती है उस दिन से वो एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो जिस दिन गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आती है उस दिन से वो एक्ट जो है वो लेवी होना स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालती है जिस दिन गैजेट ऑफ इंडिया पर नोटिफिकेशन आती है किसी भी एक्ट को लेकर, उस दिन से वो एक्ट जो है लेवी हो जाता है। सर्कुलर्स क्या होता है? ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालती है। पर ये जो है ये अपने ऑफिशियल्स के लिए निकालते हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनका ही निकाला जाता है। ये उनके पर्पस के निकाला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर ही लगता है। जैसे कोई भी क्लियर करना हो कुछ भी चीज़ गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो निकालते हैं वो ऑफिशियल्स के निकालती है सर्कुलर्स। और एक होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है? जब भी किसी सेक्शन में या सब सेक्शन में क्लैरिफिकेशन नहीं होती है कि ये इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ मतलब इसका दो ही मीनिंग निकल रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या निकालती है? क्लैरिफिकेशन। क्या निकालती है? क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मतलब क्लियर करने के लिए कि इसका मतलब क्या है, या हम बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन क्या होता है। ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालती है। जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसी दिन से वो एप्लीकेबल नहीं होता जब तक वो गैजेट ऑफ इंडिया पर उसकी नोटिफिकेशन ना आ जाए। उस दिन से वो लेवी होता है जिस दिन उसकी गैजेट ऑफ इंडिया पर नोटिफिकेशन आ जाती है। और सर्कुलर्स क्या होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालते हैं अपने ऑफिशियल्स के लिए, अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। सिर्फ उनके ऑफिसर्स के लिए होता है कि आपका क्या काम है, क्या है, कैसे है। और क्लैरिफिकेशन या फिर एक्सप्लेनेशन क्या होता है? गवर्नमेंट निकालती है
कोई भी सेक्शन सब सेक्शन क्लियर करने के लिए, और कहीं भी एम्बिग्यूटी रह जाती है, यानी कि इसका मतलब ये होना चाहिए या ये कुछ क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट निकालती है क्लैरिफिकेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन निकालती है। यहाँ पर आप एक लाइन लिख लीजिए, गिविंग क्लैरिफिकेशन relating to provisions contained in the section, subsection, clause या सब क्लॉज।